हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी अकेडमी। मैं धर्मेंद्र यादव आप लोगों को करवाऊंगा बिहार स्पेशल। दोस्तों, जो बिहार स्पेशल की सीरीज़ चल रही है ये उसका तीसरा पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 से, जिसमें 100 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो उत्तर है वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो उत्तर है साहब कमीर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक था। तो कौन था दोस्तों? उत्तर है महापद्म नंद था। अगला है कि मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्वछत्रांतक, एच्छक और एकराट कहा जाता है। दोस्तों, ये कहा जाता है महापद्म नंद को। देखिएगा उसके कितने उपनाम हैं, कोई भी नाम इसका पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का अंतिम शासक था। तो उत्तर है नंद वंश का अंतिम शासक मुंड था। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, मतलब अगला क्वेश्चन, कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो उत्तर है अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो उत्तर है राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला है कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तो उत्तर है महाकश्यप ने की थी। अगला है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। उत्तर है महापद्म नंद ने किया था मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा के द्वारा पाटलिपुत्र बसाया गया था। तो उत्तर है उदयन के द्वारा बसाया गया था पाटलिपुत्र नगर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना। तो किसने बनाया था दोस्तों? वैशाली के वज्जियों ने बनवाया था। अगला है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो उत्तर है पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की। तो उत्तर है चाणक्य की सहायता से प्राप्त की थी मगध की सत्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई कब हुई थी दोस्तों? 320 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी दूत मेगास्थनोज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यूनानी दूत मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था 315 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, कौन था दोस्तों? वो था सेल्यूकस। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, तो कौन था दोस्तों? चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो उत्तर है यूनानियों से मुक्ति दिलाने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो उत्तर है इंडिका। इंडिका में जो दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। अगला है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो उत्तर है मौर्य वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था, तो क्या था दोस्तों? इंडिका था मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो उत्तर है कौटिल्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। तो उत्तर है मेगास्थनीज के यात्रा वृत्तांत में पाटलिपुत्र का वर्णन मिलता है। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक कौन था। तो उत्तर है तीवर था चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य समाज का शासक। और अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था। तो उत्तर है बिंदुसार के दरबार में रहता था कौन? आजीवक। अगला है कि काला मतलब अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है
तो ये मिलता है शिलालेख 13 में। इसके बाद अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो उत्तर है अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो उत्तर है मोगली-पुत्तिस ने की थी तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो उत्तर है पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो उत्तर है 251 ईसा पूर्व में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन। और अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो उत्तर है अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि किस युद्ध में भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो किसमें दोस्तों? जो कलिंग युद्ध हुआ था इसमें उसने युद्ध नीति को त्याग दिया था। अगला है कि अशोक का धम्म क्या था? तो उत्तर है नैतिक आचार संहिता जो था अशोक का धम्म था। अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने अपनी यात्रा मतलब धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो उत्तर है बोधगया में की थी अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत। और अगला क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? तो उत्तर है ये चंपारण से प्राप्त हुए थे अशोक के स्तंभ लेख। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी कौन थी? तो उत्तर है पाटलिपुत्र थी प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित कहाँ पर था? ये कुम्भलहार में था। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानवकृत नहीं है वरन देवताओं द्वारा निर्मित है? तो ये कहा था दोस्तों फाहियान ने। अगला है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था। तो ये करवाया था किसने दोस्तों? ये करवाया था राजा दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण। और अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो ये दोस्तों लोहानीपुर में प्राप्त हुई है मौर्य काल में बनी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा। और अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो कहाँ किया गया है दोस्तों? ये मेगास्थनीज ने किया है। अगला है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसके शासन काल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानिसिस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो उत्तर है बिंदुसार के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी डिमाल्कस के का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ? तो उत्तर है बिंदुसार के दरबार में हुआ था यूनानी डिमाल्कस का आगमन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो उत्तर है आजीवकों ने जो दोस्तों किया था बराबर की गुफाओं का उपयोग अपने आश्रय गृह के रूप में किया था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका था? तो दोस्तों ये कथन था मेगास्थनीज का। क्या था दोस्तों? कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। और अगला क्वेश्चन है कि धम्म महामात्य के कार्य क्या थे? धम्म महामात्य के कार्य क्या थे? तो उत्तर है जन कल्याण के उपाय, लोगों के बीच दान वितरण, धम्म नीति या क्रियान्वयन, ये सभी धम्म नीति के कार्य थे। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन प्रशासन में राजकू कौन थे? मौर्यकालीन प्रशासन में राजकू कौन थे? तो उत्तर है न्यायिक अधिकारी, सैनिक अधिकारी और कर वसूल करने वाले अधिकारी, ये क्या कहलाते थे? राजकू कहलाते थे मौर्यकालीन समय में। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अशोक की धम्म नीति की जानकारी कहाँ मिलती है?
अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ से, 7वें शिलालेख से, 12वें शिलालेख से। तो इन शिलालेखों से अशोक के धम्म नीति की जानकारी मिलती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा कराए गए ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।